यह जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वह वक्त भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है तुम्हें, वह वक्त भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है तुम्हें। खुद पर रखो भरोसा और मेहनत बार बार करो। नमस्कार, मैं अनिल के राय विनिम्स के इस स्पेशल सेगमेंट जीएस क्लब में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह स्पेशल सेगमेंट जीएस क्लब प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले साथियों के लिए समर्पित है, जहां हम समान अध्ययन के सारे विषयों को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। इसी श्रेणी में आज हम लोग इस समान अध्ययन का एक इंटीग्रल पार्ट, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद हम धीरे धीरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी सारे का क्लासेस जो है शुरू करेंगे। बट आज के क्लास में हम लोग इतिहास से शुरुआत करने जा रहे हैं, जो समान अध्ययन का किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक इंटीग्रल पार्ट है, काफी महत्वपूर्ण पार्ट है, जिससे लगभग 25% क्वेश्चन जो है आते हैं। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं इतिहास। अब यहां पे कुछ बातें जो है महत्वपूर्ण है। जो बच्चे इतिहास पढ़ते हैं उनको लगता है कि ये चीजें सिर्फ रट्टा मारने के लिए है, इसको सिर्फ जो है इसके फैक्ट्स को याद रखने के लिए है ना। और वो रट्टा मारना शुरू कर देते हैं, फिर कुछ समय बाद क्या कर जाते हैं, उसको भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो इस एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि हम इतिहास, ये बात सही है कि ये फैक्चुअल चीजों पर आधारित है, यहाँ पे फैक्ट्स हैं जिसको हमें दिमाग में रखना होता है, याद करना होता है। लेकिन अगर इन्हीं फैक्ट्स को एक लॉजिक से, एक क्रमबद्ध तरीके से और एक कंसेप्ट के साथ अगर दिमाग में बैठा ले तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। इतिहास को भी समझा जा सकता है, ये भी एक समझने वाली चीज है, क्योंकि ये हमारे अतीत में होने वाले घटनाओं पर आधारित है। तो उन घटनाओं को अगर हम क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे और समझकर मतलब उसके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के पीछे का क्या कारण है, वाई पार्ट को क्लियर करेंगे कि अगर ये घटनाएं हो रही थी तो खुद को उस काल में ले जाकर सोचेंगे आखिर क्यों हो रही थी, क्यों ऐसे घटनाएं घटित हो रही थी, इसके पीछे का रीजन क्या था। तो उसके पीछे के रीजन को अगर समझेंगे, कंसेप्ट को अगर समझ जाएंगे तो फिर फैक्ट्स को याद रखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो यह क्लास शुरू करने का मेरा मकसद यही है कि इतिहास के फैक्ट्स को भी कंसेप्चुअल तरीके से जो है बच्चे को बताया जाए, जिससे उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और फैक्ट्स को याद रखने में कोई मुश्किल ना हो। और क्लास के बाद मैं जो है इसका नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, जो तुम लोग जो है हमारे टेलीग्राम लिंक पर जाकर ले सकते हो, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाकर जो है नोट्स को ले सकते हो। तो हर एक क्लास का मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं जो है करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी सब बातों को छोड़कर टाइम वेस्ट के बिना इतिहास पे आते हैं और इतिहास को जीरो से जो है हम लोग शुरू करते हैं और क्रमबद्ध तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए, सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है कि इतिहास कहते किसे हैं, इतिहास का मतलब आखिर क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास है क्या। देखो बाबू, ये सबको पता है, तुमको भी पता है कि इतिहास में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो चीज बीत गया है ना, मतलब अतीत का अध्ययन करते हैं। तो अतीत का अध्ययन ही क्या है, इतिहास कहलाता है। हमारे अतीत में जो भी चीज बीत गए हैं उसी का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक है ना, मतलब आज से कल से, मतलब आज जो हमारे पास है, फिर आज जो मेरे बीते हुए हैं, मतलब कल से लेकर जब तक, जब मानव का जो है जब उत्पत्ति हुआ उस समय से लेकर कल तक के जो भी अध्ययन है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। तो इतिहास क्या है, अतीत का अध्ययन। सिंपल सा बात है कि अतीत के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। अब हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो सबसे पहले सोचा होगा कि हमें अतीत के बारे में जानना चाहिए, अतीत के चीजों को लिख कर रखना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बारे में अध्ययन करना चाहिए। किसी न किसी तो इस चीज का शुरुआत किया होगा, है ना। तो इतिहास का शुरुआत किसने किया, तो इतिहास का शुरुआत जो है करने वाले जो व्यक्ति है उसका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस, है ना, एक यूनानी जो है कह सकते हो, हिस्टोरियन ही कह सकते हो, क्योंकि इन्होंने ही इतिहास का जो है शुरुआत किया था। एक यूनानी ग्रीक के जो है व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले इतिहास को अध्ययन करने का, इतिहास मतलब बीते हुए चीजों को अध्ययन करने का जो है शुरुआत किया था। और इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है हिस्टोरिका। इसीलिए हेरोडोटस को जो है हम लोग इतिहास का जनक कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम में कि इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्टोरी किसे कहते हैं,
तो हेरोडोटस को याद रखोगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हेरोडोटस वो ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने पहली बार यह महसूस किया कि हमें अपने अतीत का अध्ययन करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि इतिहास के जनक किसे कहते हैं, हेरोडोटस। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिका, जिसका क्या नाम है, हिस्टोरिका, है ना। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका, जिसमें उन्होंने उस समय के ग्रीक के जो है अपने पासियन जो इतिहास है, जो चीज उन लोगों को उन्होंने दर्ज किया था। तो बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि इतिहास का जनक किसे कहते हैं, तो हेरोडोटस के। उनके पुस्तक का नाम क्या था, उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, तो उन्होंने किताब लिखी थी हिस्टोरिका या हिस्टोरी, इसे ना हिस्टोरी भी इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हिस्टोरी भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे इसको हिस्टोरिका भी कहा जाता है। तो इतिहास के जनक किसको कहते हैं, हेरोडोटस का। यहां तो कोई क्लियर नहीं, डाउट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात यह है समझने वाली कि ठीक है, हम अपने अतीत को जानेंगे कैसे, हमारे अतीत को जानने के कौन कौन से साधन हैं। हम तो उस समय थे नहीं, या जिसने भी इतिहास को लिखना शुरू किया वो तो उस समय था नहीं। तो अतीत के जानने के साधन क्या है, हमारे पास इतिहास को जानने का स्रोत क्या है। तो मुख्य रूप से इतिहास जानने के जो स्रोत उपलब्ध है हम लोगों के पास, वो दो तरीके के स्रोत जो है उपलब्ध है। एक है भौतिक अवशेष। इतिहास जानने का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो भौतिक अवशेष, जिसको हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य बोलते हैं, पुरातात्विक तत्व भी बोलते हैं, है ना। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब पुरातात्विक प्रमाण, भौतिक अवशेष। और दूसरा जो एक हमारे पास स्रोत है जानने का, वो है साहित्यिक स्रोत। क्या है, साहित्यिक स्रोत। मतलब हम लोगों को उस समय के बहुत सारे ऐसे वस्तु, ऐसे सामान मिले हैं जिसको अध्ययन करने के बाद, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं जिसको अध्ययन करने के बाद उस समय के संस्कृति का, सभ्यता का या कल्चर का हमें पता लगता है, ठीक है ना। उसी को हम लोग कहते हैं भौतिक अवशेष या पुरातात्विक तत्व या पुरातात्विक साक्ष्य, जिसके अंदर उस समय के मिले कुछ वस्तुएं हैं, है ना। जैसे पाषाण काल की अगर बात करें तो उस समय जो पत्थर के औजार मिले हैं, है ना, या सिंधु घाटी सभ्यता में हमको बहुत सारे जो हैं अवशेष हमको मिले हैं। इसमें सिक्के आ जाते हैं, अभिलेख आ जाते हैं, अशोक के अभिलेख जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सिक्के, अभिलेख या कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जो उस समय थी, जो हम लोगों को मिला है, उसको अध्ययन करना के बाद भी हमें उस समय के सभ्यता, संस्कृति, कल्चर के बारे में या उस समय की जानकारी प्राप्त होती है। तो उन्हीं वस्तुओं को हम लोग भौतिक अवशेष कहते हैं। और ये इतिहास जानने का बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखो, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। उसके बाद दूसरा है साहित्यिक स्रोत। उस समय में जो किताबें लिखी गई, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ हो, गैर धार्मिक ग्रंथ हो, या जो विदेश से लोग हमारे यहाँ घूमने आए, उन्होंने जो अपना विवरण, जब यहाँ घूमे, उन्होंने अपने जो यात्रा विवरण जो उन्होंने लिखा है, उससे भी उस समय के तत्कालीन हमें सभ्यता, संस्कृति, कल्चर जो उस समय के हैं या उस समय के सारी चीजों के बारे में हमें प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। तो हमारे पास इतिहास जानने के दो स्रोत, एक भौतिक अवशेष जिसके अंदर पुरातात्विक तत्व, सिक्के, अभिलेख, ये सब सारी चीजें आ जाती है, और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। इस पर मैं एक अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा स्रोत पे, है ना। इस पर हम लोग अलग से क्लास करेंगे जहां पे हम लोग इतिहास के स्रोत के बारे में, इतिहास जानने के बारे में जो है, मान इतिहास के जानने के क्या क्या साधन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज का क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो बस इतना ही जान के रखो कि इतिहास जानने का हमारे पास प्रमुख रूप से दो स्रोत है, एक भौतिक अवशेष माने पुरातात्विक शास्त्र जो है, और दूसरे जो है साहित्यिक स्रोत है। अब इन्हीं स्रोतों के आधार पर, इन्हीं स्रोतों के आधार पर, ये जो दो स्रोत है, इन्हीं स्रोतों के आधार पर इतिहास को, ठीक है ना, तीन कालखंडों में विभाजित किया गया है। कितने, इतिहास को जो है तीन कालखंडों में जो है विभाजित किया गया है। इन्हीं स्रोतों के आधार पे इतिहास को हम लोग अलग अलग कालखंड में जो है बांटे हैं, जिसमें पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, द फर्स्ट वन इज प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको हम लोग प्री हिस्टोरी बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य
ऐतिहासिक काल, जिसको हम लोग प्रोटो हिस्टोरी बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक। और द लास्ट वन इज ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिसको हम लोग हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं ना। इन स्रोतों के आधार पर, ये हमारे पास जो स्रोत हैं, चाहे भौतिक अवशेष हो या साहित्यिक स्रोत हो, इन स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 काल खंडों में विभाजित किया गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक, मतलब इतिहास से भी पहले, है ना। लोग इतिहास पढ़ते हैं कि इतिहास, हम अभी इतिहास से भी पहले, है ना। प्राग ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य मतलब समझो आधा आधा, है ना। तो आद्य ऐतिहासिक काल जो प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं, और ऐतिहासिक काल। अब इसको कैसे जो है डिवाइड किया गया है, देखो। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का सबसे शुरुआती चीज है, जहां पे हमें कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है जिसे हम पढ़ सके। मतलब हमें कोई भी, इस काल में कोई भी लिखित या साहित्यिक साक्ष्य, लिखित या साहित्य प्रमाण हमको नहीं मिले हैं। मतलब वो ऐसा कालखंड जहां पे उस समय का जानकारी हमें सिर्फ और सिर्फ भौतिक अवशेषों, मतलब पुरातात्विक साक्ष्यों से ही मिलता है। मतलब इतिहास का वो कालखंड जब आदमी, उस समय के जो मानव थे, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, ठीक है ना। मैंने एकदम शुरुआती से, तुम सोचो ना कि अगर सबसे पहले आदमी का, अगर मनुष्य का उद्भव हुआ होगा तो क्या वो तुरंत पढ़ना लिखना तो नहीं जान गया होगा। तो वही बात है, प्राग ऐतिहासिक काल जो है, उस समय का इतिहास को हम लोग कहते हैं जिस समय हमें कोई भी लिखित साक्ष्य, कोई भी साहित्यिक स्रोत हमको प्राप्त नहीं हुए हैं। हमें उन कालखंड की जानकारी सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य, मतलब उस समय के मिले वस्तुओं से ही जो है हमें जानकारी मिलती है। इसलिए इसे हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, या इतिहास के पहले का समय। उसके बाद आते हैं, और इसके अंदर जो है, इसके अंदर हम लोग रखते हैं पाषाण काल को। पाषाण काल, जिसके इसके अंदर जो है पाषाण काल आते हैं। ये प्रागैतिहासिक के अंदर हम लोग जो है पाषाण काल को पढ़ते हैं। अभी हम आएंगे, क्योंकि पाषाण काल के का जो समय था भारतीय इतिहास में, पाषाण काल का जो समय था, उस समय हमें कोई भी लिखित साक्ष्य, कोई भी साहित्यिक स्रोत नहीं मिले। हमें उस समय के जो पत्थर के औजार मिले थे, उसी के आधार पर हम लोग उस समय के कल्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल, इसके अंतर्गत पाषाण युग को रखा गया है। उसके बाद आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। नाम में सुना, आधा आधा, हाफ हाफ, प्रोटो हिस्टोरी। इस समय के हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, और साथ साथ पुरातात्विक तो मिले ही हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं। लेकिन ये जो लिखित साक्ष्य मिले हैं, इस कालखंड में जो लिखित साक्ष्य है, इसको पढ़ा नहीं जा सका है। इस लिखित साक्ष्य को क्या है, पढ़ा नहीं जा सका है, इसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। इतिहास का वो कालखंड जहां हमको लिखित साक्ष्य तो मिला है, मतलब साहित्यिक स्रोत तो मिले हैं, पर उसकी लिपि की जानकारी आज तक हमें नहीं है। वो क्या लिखा था भगवान जाने, हम लोग उसको नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है ना। और पुरातात्विक साक्ष्य तो है ही। तो ऐसे इतिहास कालखंड को जो है आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया है। क्या कहा गया है? ऐसे कालखंड को जो है आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया है, ठीक है ना। जिसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता आती है, हड़प्पा सभ्यता आती है। सिंधु घाटी और हड़प्पा घाटी सभ्यता जो है, सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता जब हम लोग पढ़ेंगे, तो उस समय मैं बताऊंगा कि हमें उस समय बहुत सारे ऐसे सिक्के या ऐसे तत्व मिले जिसपे लिखा हुआ चीज है, माने लिखित साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं, पर क्या लिखे हैं वो वही लोग जाने, उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इतिहास का वो कालखंड जहां पे लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, पर उसे पढ़ नहीं पाए हैं, उसे पढ़ नहीं पाए हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, जिसके अंदर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं। उसके बाद से आते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हमें लिखित और पुरातात्विक, लिखित और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य मिले हैं। इस काल में हमको लिखित और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य मिले हैं, और इसको हम लोग पढ़ भी पाए हैं।
जो हमको लिखित साक्ष्य मिले जिसकी लिपि को हमें ज्ञान भी है और उसको हम पढ़ भी पाए हैं, और इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेके आज तक के इतिहास को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? इसके अंदर हम लोग वैदिक काल से लेके आज तक के इतिहास को रखते हैं, जिसका हमें पुरातात्विक साक्ष्य है ही, अशोक के अभिलेख, और अशोक के अभिलेखों पर क्या क्या लिखा है उस चीज को भी हम लोग पढ़ने में कामयाब हो गए हैं। तो इस समय या वैदिक काल जो वेद लिखे गए थे, ऋग्वेद, जिसको पढ़ने में हम लोग कामयाब है, आसानी से जिसको जो है पढ़ा जा सकता है, तो ऐसे काल जिसके लिखित साक्ष्य मिले और उसके पढ़ा भी जा सका है, और पुरातात्विक तो है ही। पुरातात्विक साक्ष्य इतिहास को पढ़ने के लिए, जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है स्रोत है। तो इन दोनों स्रोतों के इतिहास पे हम लोग हिस्ट्री को 3 कालखंड में विभाजित किए हैं। समझ में आ गया होगा? पहला प्रागैतिहासिक काल, जहां पे हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ क्या मिला है? पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, और उसी से हम लोग जो है जानकारी इकट्ठा करते हैं, जिसके अंदर हम लोग पाषाण काल को रखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, ऐसा कालखंड, इतिहास का ऐसा कालखंड जहां पे हमको लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। और ऐतिहासिक काल, इतिहास का वो कालखंड जहां हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं जिसको हम लोग पढ़ भी सकते हैं, और पुरातात्विक तो हर जगह है ही। इसमें आते हैं वैदिक काल से लेकर आज तक का इतिहास, ठीक है ना, जिसके पास लिखित साक्ष्य भी है और पुरातत्व, इसको हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक काल। ओके, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा कि स्रोत के आधार पर हम लोग 3 कालखंड में पढ़े। आज का हमारा जो पढ़ने का टॉपिक है बाबू, वो है प्राग ऐतिहासिक काल। आज के वीडियो में हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल मतलब इतिहास के शुरुआती चीजों का अध्ययन करेंगे। जो सबसे शुरुआती जो प्राग ऐतिहासिक काल था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और यहां से भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, या किसी भी तरह का एग्जाम हो, इससे भी जो है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, या बहुत सारे तुम बुक ऐसे देखोगे जहां पे ये जो है प्राग ऐतिहासिक काल मिसिंग है, दिया हुआ ही नहीं है ना। उस समय के बारे में तुमको क्वेश्चन मिलेगा नहीं, लेकिन आजकल इससे जो है क्वेश्चन, पहले यूपीएससी में पूछा जाता था, अभी स्टेट पीसीएस में भी पूछा जाता है, लेकिन अब जो है एसएससी और रेलवे तक में इस सेगमेंट से जो है क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल मतलब प्री हिस्टोरी, मतलब इतिहास शुरू होने के पहले वाली बात। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राग ऐतिहासिक काल, यही आज हम लोग पढ़ेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड, ओके। अब प्राग ऐतिहासिक काल को जानने का हमारे पास एक ही साधन है, एक ही जो है स्रोत है। वो स्रोत क्या है? पुरातात्विक तत्व, पुरातात्विक साक्ष्य। प्रागैतिहासिक काल को जानने का हमारे पास एक ही स्रोत है, उस स्रोत क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य। मतलब उस समय के जो हमें वस्तुएं मिली हैं, उन वस्तुओं को, उन हथियारों को, उन औजारों को जो है अध्ययन करके एक अनुमान लगाया गया है कि उस समय ऐसा परंपरा, ऐसा कल्चर जो है रहा होगा। मीन्स हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, पुरातात्विक साक्ष्य प्राग ऐतिहासिक काल को जानने का। क्योंकि इस समय इंसान पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो उन्होंने कोई लिख कर छोड़ा भी नहीं और हमें मिला भी नहीं। वही चीज हम लोगों को मिला जो उस समय वो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं पुरातात्विक तत्व। मतलब जो वस्तुएं उन समय वो लोग इस्तेमाल करते थे और हमें आज जो है प्राप्त हुए हैं। तो अब यहां से क्वेश्चन ए राइज होता है। देखो यहां से क्या क्या, कि कोई तो व्यक्ति होगा जिसने सबसे पहले पुरातात्विक तत्वों का अध्ययन शुरू किया होगा। आखिर किसने पुरातात्विक तत्वों का जो अध्ययन शुरू किया? तो देखो एक्चुअली 1820 में पुरातात्विक तत्वों का, मतलब 1820 ईस्वी से पुरातात्विक तत्वों का अध्ययन करने का जो है परंपरा स्टार्ट हुआ। लोगों ने उस समय के जो सामान मिले थे उसको अध्ययन करना शुरू किया। उसमें एक व्यक्ति थे, उनका नाम है, याद रख लो, बहुत जो है ये एग्जाम में जो है पूछा भी जाता है, क्रिश्चियन जॉर्गेनसन थॉमसन, है ना। एक था कौन? जे थॉमसन, जिसने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, वो नहीं, ये क्रिश्चियन जॉर्गेनसन थॉमसन। इन्होंने सबसे पहले पुरातात्विक तत्वों का अध्ययन करना शुरू किया।
जो पुरातात्विक तत्व, उस समय के जो तत्व मिले, उन्होंने इसको जो है अध्ययन करना शुरू किया। इसलिए इनको जो है याद रखोगे, इनको कहा जाता है विश्व पुरातत्व के जनक। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व पुरातत्व के जनक किसको कहा जाता है, तो क्रिश्चियन जॉर्गेसन थॉमसन, है ना, याद रख सकते हो, सीजे थॉमसन। ओके, जो है इन्होंने सबसे पहले पुरातात्विक तत्व का अध्ययन जो है शुरू किया था। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व पुरातत्व के जनक किसको कहा गया है, तो क्रिश्चियन जॉर्गेसन थॉमसन। ये चीजें जो है याद रखोगे। अब ये जो पुरातात्विक तत्व है, ये जो हमें मिले हैं, इसको कहीं ना कहीं हम लोग कलेक्ट करके रखे होंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूजियम। तो विश्व में पाए जाने वाले, विश्व के जो है पाए जाने वाले जितने भी पुरातात्विक तत्व है, उसको कहां रखा गया है, ये भी तुमसे क्या कर सकता है, एग्जाम में तुमसे जो है पूछा जा सकता है कि भाई कहां पे जो है चीजें जो है मिली हैं, उसको जो है रखा गया है। तो एक जगह है, उसका नाम है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन डेनमार्क में, कोपेनहेगन याद रखोगे, कोपेनहेगन डेनमार्क में। ये जो क्या है, विश्व पुरातत्व संग्रहालय माने म्यूजियम। तो पूरे विश्व, तुमसे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि विश्व पुरातत्व संग्रहालय कहां है, तो कोपेनहेगन डेनमार्क में है, ठीक है ना, जहां पे जितने भी पुरातात्विक तत्व मिले हैं, उन तत्वों को जो है रखा गया है, ठीक है ना, स्टडी के लिए या देखने के लिए कि भाई देखो उस समय ऐसे तत्व थे। तो विश्व पुरातत्व संग्रहालय कहां है, कोपेनहेगन में। इस चीज को एकदम दिमाग में बैठा के रखोगे। ओके, और विश्व पुरातत्व के जनक कौन है, क्रिश्चियन जॉर्गेसन थॉमसन। अब एक चीज देखो, ये जो क्रिश्चियन जॉर्गेसन थॉमसन थे, इन्होंने जो भी कोपेनहेगन में पुरातत्व संग्रहालय में जो पुरातात्विक साक्ष्य या पुरातात्विक तत्व रखे गए हैं, उनका उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपने हिसाब से इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया। उन्होंने अपने हिसाब से पुरातात्विक तत्वों के आधार पर इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया। उन्होंने प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहा। क्या कहा उन्होंने, ये जो प्रागैतिहासिक काल है, इसका नाम उन्होंने रखा पाषाण काल। क्यों, क्योंकि इस समय के जो भी तत्व थे, उस तत्व पत्थर के बने हुए थे, है ना। जो भी मानव उस समय उपकरण, हथियार जो भी इस्तेमाल कर रहे थे, वो पत्थर के बने हुए थे। पत्थर मतलब पाषाण। इसलिए उन्होंने प्रागैतिहासिक काल को पुरातात्विक के आधार पे 1820 ईस्वी में, है ना, ये सारी चीजें स्टार्ट हुए 80-20 से, याद रखोगे। 1820 से पुरातात्विक तत्वों का अध्ययन शुरू हुआ। उन्होंने अध्ययन करने के बाद इतिहास को अपने हिसाब से उन्होंने 3 कालखंडों में विभाजित किया। उन्होंने प्रागैतिहासिक काल का नाम दिया पाषाण काल, स्टोन एज, और आधैतिहासिक काल का उन्होंने नाम दिया कांस्य युग। क्या नाम दिया उन्होंने, कांस्य युग। क्योंकि इस समय के जो उपकरण मिले, आधैतिहासिक काल के समय जो उपकरण मिले, उसमें कांस्य जानते हो, एक उप धातु है जो तांबा और टीन को मिलाकर बनता है। और अभी मैं बताऊंगा कि मनुष्य सबसे पहले तांबा धातु का जो है खोज किया था, फिर तांबा और धातु को मिलाकर कांस्य बनाया गया, जो तुमको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलेगा। वहां पे अधिकतर उपकरण जो है कांस्य के थे। इसलिए उन्होंने आधैतिहासिक काल को जो है कांस्य युग जो है कहा। और जो ऐतिहासिक काल है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज का खोज हो चुका था, जिससे पूरा इतिहास ही बदल गया। उन्होंने इस काल का नाम दिया लौह युग। क्योंकि इस काल में जो भी उपकरण मिले, उसमें लोहे की जो क्या थी, अधिकता थी। माने लोहे के उपकरण ज्यादा था। तुम देखो आज भी हम लोग लोहे का उपकरण सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आज से पहले का जो भी इतिहास है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लौह युग। तो क्रिश्चियन जॉर्गेसन थॉमसन ने 1820 में पुरातात्विक तत्वों के आधार पर उन्होंने इतिहास को 3 कालखंड में विभाजित किया। पाषाण काल माने पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। प्रागैतिहासिक काल में अधिकतर पत्थरों का इस्तेमाल होता था, इन्होंने उसको पाषाण युग नाम दिया। आधे ऐतिहासिक काल में अधिकतर कांस्य का इस्तेमाल होता था, इसलिए उन्होंने इसका कांस्य युग नाम दिया। और ऐतिहासिक काल में लोहे का इस्तेमाल अधिकतम होता था और इसके लोहे के उपकरण मिले गए, इसलिए इसको जो है लौह युग जो है कहा गया है। ठीक है, तो क्रिश्चियन जॉर्गेसन ने 3 कालखंडों में विभाजित कर दिया था। उन्हें विश्व पुरातत्व के जनक कहा जाता है। कोपेनहेगन विश्व पुरातत्व संग्रहालय है। अब देखो, हम लोग जो भी इतिहास पढ़ेंगे,
वो विश्व से हमको मतलब नहीं है। हमको सारे इतिहास भारतीय प्रक्षेप में पढ़ना, हमको भारतीय इतिहास के बारे में जो हमको स्टडी करना है। और एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्टोरी से ही आता है। और स्पेशली जो प्राचीन इतिहास है ना, एंशिएंट हिस्टोरी, उसमें जो है भारत का ही पूछता है। आधुनिक इतिहास में कभी कभी क्वेश्चन विश्व के इतिहास से आता है, वो बहुत कम आता है। जब हम आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम जो भी चीज स्टडी करेंगे वो भारतीय इतिहास के को जो है कंसीडर करके भारतीय इतिहास के प्रक्षेप में हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। तो अगर भारत में किसने पुरातात्विक साक्ष्य का अध्ययन करना शुरू किया? कोई तो होगा, ये तो विश्व का हो गया है ना। भारत में किसने जो है पुरातात्विक साक्ष्यों का अध्ययन शुरू जो है किया? यदि भारत पुरातत्व के जनक किसको कहा जाता है तो एक आदमी है, उसका नाम जो है याद रखोगे, जिन्होंने भारत में है ना, भारत में सबसे पहले 1863 में पुरातात्विक का जो है स्टडी करना जो है उन्होंने शुरू किया था। उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम है ना। इन्हें जो है भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। 1863 ईस्वी से इन्होंने जो है स्टडी करना शुरू किया भारत में। अलेक्जेंडर कनिंघम, भाई अंग्रेजों का उस समय शासन था, अंग्रेज लोग यहाँ पे तो जानते हो 1857 के बाद उनका पूरा एकदम प्रभुत्व जम गया था, ठीक है ना, अंग्रेजों का। तो अलेक्जेंडर कनिंघम इन्होंने जो है भारतीय पुरातत्व विभाग बनाया और भारत में पाए जाने वाले जो पुरातात्विक तथ्य थे उनका अध्ययन शुरू किया। इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये दिमाग में बैठा लो। विश्व का कौन है? क्रिश्चियन जगेसन थॉमसन। और भारत का कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जो है भारत में भारतीय पुरातत्व एक जो है विभाग बनाया, ठीक है ना। और वहां पे जो है भारत में पाए जाने वाले पुरातात्विक तत्वों का अध्ययन जो है इन्होंने प्रारंभ किया था। तब यह बात है कि भारत में भी तो एक म्यूजियम होगा जहां पे पुरातात्विक तत्वों को रखा गया होगा, तो ये तो पूछेगा ही पूछेगा। तो एक म्यूजियम है भारत में जिसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो कहां पे है? यह है भोपाल मध्य प्रदेश में, भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। ये क्या है? ये है तुम्हारा भारत का पुरातात्विक संग्रहालय, जहां पे भारत में पाए जाने वाले जितने भी पुरातात्विक हमें वस्तुएं मिले हैं उनको भोपाल के मध्य प्रदेश के भोपाल में एक म्यूजियम है जो इंदिरा गांधी के नाम पे है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, है ना। वहां पे जो है रखा गया है। ओके, तो हम लोग को यहां से कुछ बातें क्या क्या याद रखना है। इतिहास के जनक किसको कहते हैं? हेरोडोटस को। उनके पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका, है ना। इतिहास को लोग 3 कालखंड में विभाजित किए हैं और आज हम लोग जो पढ़ रहे हो प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का सबसे पहले अध्ययन क्रिश्चियन जगेसन थॉमसन ने शुरुआत किया था, इसलिए इन्हें विश्व पुरातत्व के जनक कहते हैं। और विश्व पुरातत्व संग्रहालय का है कोपेनहेगन, डेनमार्क में है। भारत में पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं और भारत में जो पुरातत्व संग्रहालय है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में है। और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और एग्जाम में मैं देख रहा था, पूछा गया है कि यह संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय किस विभाग के अंदर आता है, किस मंत्रालय के अंदर आता है? तो याद रखोगे ये भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय के अंदर आता है। सांस्कृतिक मंत्रालय, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो है वो किस मंत्रालय के अंदर आता है? तो सांस्कृतिक, जो कल्चरल मिनिस्टर है भारत का, उसके अंदर जो है उसके रख रखाव में इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। उसका पूरा मेंटेनेंस, पूरा सारे जो भी चीजें हैं वो सांस्कृतिक मंत्रालय भारत का जो है वो करता है। तो यहां तक कोई दिक्कत? आशा करते समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि हेरोडोटस इतिहास के जनक कहे जाते हैं, हिस्टोरिका उनके पुस्तक का नाम था। इन दोनों हमारे पास इतिहास को जानने के स्रोत है भौतिक अवशेष और साहित्यिक स्रोत। इन दोनों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल, जहां हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
आदि ऐतिहासिक काल, जहां हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है, और ऐतिहासिक काल जहां हमें लिखित साक्ष्य मिले और उसको हम लोग पढ़ने में कामयाब भी हो गए हैं। अब आते हैं प्रागैतिहासिक काल में। तो इसमें क्या है कि प्रागैतिहासिक काल का पूरा अध्ययन किस पे डिपेंड करता है? पुरातात्विक तत्वों पे डिपेंड करता है। और इस पुरातात्विक तत्वों का सबसे पहले अध्ययन किसने शुरुआत किया था? क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन ने 1820 में, इसलिए इसे विश्व पुरातत्व के जनक कहा जाता है। तो ये याद रखोगे। ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दूंगा उसमें सारे नोट्स एकदम डिटेल्स में जो है लिखे गए हैं। विश्व पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? कोपेनहेगन में। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। और भारत में पुरातत्व का संग्रहालय कहाँ है? पुरातात्विक तत्वों का संग्रहालय कहाँ है? मध्य प्रदेश भोपाल में, जिसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो सांस्कृतिक मंत्रालय के अंदर आता है। तो मैं अब बोर्ड को जो लिखे उसको मैं मिटकाने जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। तो अभी तक हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक काल का सामान्य अध्ययन, एक सामान्य जानकारी जो हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। और प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर रखा गया किसको? पाषाण काल को। प्राग पाषाण काल को, स्टोन एज को। ये पूरा जो स्टोन एज है, पाषाण काल है, मतलब पत्थरों का जो युग है, उसको हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर जो है रखते हैं। और इस समय के मनुष्य जो थे आदि मानव थे। इनका सिर्फ काम क्या था? ये पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, जानवरों को मारते थे और खाते थे। तो इसलिए इस समय के जो मानव थे उन लोगों ने पत्थरों के औजारों का ज्यादा प्रयोग किया था, इसलिए इसे पाषाण काल कहा गया। और ये प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। इसका कोई भी लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं है। तो उस समय के प्राप्त औजारों के आधार पर उन औजारों में भी बहुत सारी विभिन्नता देखी गई। तो उन औजारों में जो विभिन्नता देखी गई, उस विभिन्नता के आधार पर पाषाण काल को जो है निम्नलिखित 4 भागों में बांट दिया गया। मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया गया, लेकिन एक और भी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहला है पूरा पाषाण काल, माने एकदम पूरा पाषाण, माने एकदम शुरुआती पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल। और तीसरा है नव पाषाण काल। और इसके साथ एक और कैटेगरी में बहुत सारे हिस्टोरियन जो है रखते हैं पाषाण काल में, एक और को रखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण काल। तो उस समय के जो औजार मिले थे, उन औजारों के आधार पे, पत्थर के औजारों के आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया गया। कहीं कहीं पर एक एक्स्ट्रा जो है ताम्र पाषाण काल भी देखने को मिलता है। और इसको बहुत सारे हिस्टोरियन पाषाण में भी रखते हैं। बहुत सारे हिस्टोरियन पाषाण प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच के कड़ी को मानते हैं ताम्र पाषाण युग। तो उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। मतलब मुख्य रूप से पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ये जो पाषाण काल का कालखंड हमारे भारतीय इतिहास में रहा है, ये रहा है 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, ईसवी पूर्व तक। अब तुम लोग ये ईसवी पूर्व समझते होगे, जानते हो कि पूरे समय को 2 कालखंड में विभाजित किया गया है। एक ईसा मसीह के जन्म के बाद, एक ईसा के जन्म के बाद और एक ईसा के जन्म के पहले। अभी जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? ईसा के जन्म के बाद जो 2022 एडी मतलब ईसवी चल रहा है। ओके, लेकिन ईसा के जन्म के पहले के कालखंड को हम लोग ईसवी पूर्व में जो है करते हैं। जैसे मान लो 2000 ईसवी पूर्व, इसका मतलब तुम लोग समझते हो कि ईसा के जन्म के 2000 साल पहले, मतलब आज से 2000 और 2000 4022 वर्ष पहले। तो ये तो तुम लोग जानते ही होगे, समझते ही होगे, इतना तो पढ़े ही हो अपने शुरुआती क्लास में। तो जो पाषाण काल का कालखंड चला, वो चला 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व तक जो है पाषाण काल का जो है कालखंड जो है चला है। जिसमें पूरा पाषाण काल का जो कालखंड था, ये था 25 लाख से लेकर 10,000 ईस्वी तक, 10,000 ईस्वी पूर्व तक। ये कालखंड को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। मध्य पाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व से
10K मतलब जानते हो 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 6,000 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड था। और नवपाषाण काल जो था ये इसको माना जाता है 6,000 से लेकर 1,000 ईस्वी पूर्व तक, और ये 1,000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, या कहीं कहीं पे जो है 1500 से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को जो है माना जाता है। ये जो समय है ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग देखने को मिलेगा, तो हमें एक अनुमान लगाया गया है, इसका कोई हमें जो है पूरे सटीक जानकारी नहीं है और इससे क्वेश्चन भी नहीं आते। मैं बस तुम्हारे नॉलेज के लिए जो है बता दिया कि पूरा पाषाण काल जो है आज से, है ना, माने ईसा मसीह के जन्म से 25 लाख से लेकर 10,000 वर्ष के पूर्व का जो कालखंड था उसको पूरा पाषाण काल कहा गया। 10 से 6,000 के बीच को मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल जो है 1500 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के बीच के जो चीजें हैं उनको कहा गया है ये ताम्र पाषाण काल। और इसके बारे में हमें उतना सटीक जानकारी मिलती भी नहीं है क्योंकि बीच की कड़ी है, ये माना जाता है कभी कभी सिंधु घाटी सभ्यता में भी इंटरफेयर कर जाता है, तो इसके कालखंड को लेकर कहीं भी तुमको मेंशन जो है नहीं मिलेगा, है ना। ठीक है, तो पाषाण काल को उस समय के प्राप्त औजारों के हिसाब से हम लोग जो पत्थर के औजार, पत्थर के उपकरण मिले थे उनमें जो विभिन्नता थी उस विभिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण युग कालखंडों में जो है विभाजित किए हैं। अब यहां से हम एक एक लेकर पढ़ेंगे और देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से जो टॉपिक, कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और उसके उस फैक्ट को नोट डाउन करेंगे और समझकर दिमाग में रखने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले पूरा पाषाण काल। नाम से ही पता चल जा रहा है पूरा पाषाण मतलब एकदम पूरा का पूरा, पूरा पाषाण काल, है ना। ये इतिहास का प्रारंभिक समय था, ये मनुष्य का सबसे प्रारंभिक समय था और इस समय के मनुष्य जो है आदि मानव हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? इस समय के जो मनुष्य हैं वो जो है आदि मानव हुआ करते थे, ठीक है ना। मतलब उन्हें किसी भी चीज का उतना ज्ञान नहीं था, बस जस्ट अभी अभी उनका जो है उद्भव हुआ था, तो ये उस समय के आदि मानव को आदि मानव कहा जाता था। अब तुम सोचो जिसे कोई ज्ञान नहीं है, कोई उतना नॉलेज नहीं है, तो वो मेनली उसका क्या काम होगा, है ना। जैसे आज के जानवरों को देख लो, जानवरों को उतना दिमाग तो नहीं माना जाता है, तो आज के जो जानवर है उनका मेनली काम क्या होता है? वो होते हैं अपने पेट के लिए जीते हैं, उनको कहीं से खाना मिल जाए। तो उस समय के मानव का भी जो एक ही काम था कि भाई उसको कहीं ना कहीं से खाना मिल जाए, तो क्या करते थे? जानवरों को मारकर सिर्फ अपने खाने का जुगाड़ करने के चक्कर में रहते थे। मतलब उस समय के मनुष्य जो है आखेटक, जिसको हम लोग शिकारी बोलते हैं, एवं खाना बदोश हुआ करते थे। खाना बदोश मतलब बस खाद का संग्रह करते थे। खाना बदोश मतलब होता है जो खाद का संग्रह करता है। तो उस समय के मनुष्य का मुख्य रूप से दो ही काम था, आखेटक शिकार करना और खाना बदोश खाने का संग्रह करना, है ना। इसके सिवा उसका कोई और काम नहीं था। और तुम ही सोचो ना, आज से 25 साल पहले जब पहली बार मनुष्य जो है धरती पे आया हुआ होगा तो क्या काम रहा होगा? बस पेट भरना है किसी तरह से। तो पेट कहां से भरेंगे? तो शिकारी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य आखेटक या खाना बदोश किस काल में थे, किस कालखंड में थे? तो उसका आंसर क्या होगा? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में जो है ये मनुष्य जो है आखेटक और खाना बदोश हुआ करते थे, ठीक है। अब इस समय जो हमें हथियार, जो पत्थर के हथियार मिले, पत्थर के हथियार इस्तेमाल करते थे ये ये हथियार बनाते थोड़े थे। पत्थर के हथियार मतलब जो पत्थर मिला, कहीं से बड़ा पत्थर उठाए, जानवर के ऊपर फेंक दिए, जानवर दब के मर गया, काम खत्म, है ना। तो ये कोई हथियार, तो इन लोग इस समय जो पत्थर के हथियार इस्तेमाल करते थे। और इन पत्थर के हथियारों में जो ये कालखंड था इसमें भी थोड़ी विभिन्नता देखी गई और इस विभिन्नता के आधार पर इस काल को भी 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है ना। मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बता दे रहा हूं जिससे तुम कोई भी क्वेश्चन तुमसे छूटे ना। बहुत जगहों पे ये तुमको मिलेगा ही नहीं, मेंशन ही नहीं मिलेगा कि ना कि पूरा पाषाण काल के अंदर भी कोई और कालखंड थे। लेकिन नहीं, इतिहासकारों ने जब पूरा पाषाण काल के में प्राप्त औजारों का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा इसमें भी विभिन्नताएं हैं और उस विभिन्नताओं के आधार पर इन लोगों ने इस पूरे पाषाण काल को भी 3 कालखंड में जो है विभाजित कर दिया, जिसमें एक पहला था जिसका नाम था निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। जो दूसरा था उसका नाम था मध्य पूरा पाषाण काल,
और जो लास्ट था उसका था उच्च पुरापाषाण काल। तो उस समय जो पत्थर के हथियार या पत्थर के औजार जो मानव आदि मानव इस्तेमाल करते थे उसमें भी विभिन्नता देखी गई और उसके आधार पे इन लोगों ने पुरापाषाण काल को भी 3 काल खंड में जो विभाजित कर दिया गया, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। अब हम इसमें जो है थोड़ा निम्न पुरापाषाण काल के बारे में जो है अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। और ये सिर्फ और सिर्फ हथियार के आकृति, अलग अलग हथियार के आकृति देखने को मिला, उसके आधार पे जो है इसको जो है विभाजित किया गया था। तो हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं निम्न पुरापाषाण काल, है ना। पुरापाषाण काल एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, जब भी पढ़ो रिकॉल कर लिया करो, है ना। पाषाण काल को प्राप्त उस समय के जो पत्थर के उपकरण थे उस पर 4 भागों में बांटा गया। मेन 3 भाग है, ये एक जो है आजकल स्पेशल बीच में एक कड़ी के रूप में काम करता है, इसके बारे में हम लोग अलग से स्टडी करेंगे। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल इतिहास का सबसे शुरुआती समय था, जब इस धरती पर आज से 40 लाख मिलियन 40 लाख मिलियन पहले जो है धरती का उद्भव हुआ था। तो उस समय जब पहली बार मानव, जब हिम युग था, इस समय को हम लोग हिम युग कहते हैं, है ना। पूरे जो मानव का सभ्यता है, मैं उतने डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, जरूरत भी नहीं है, लेकिन मानव का जो पृथ्वी पे जो मानव का जो युग माना जाता है 2 माना जाता है, कि हिम युग और एक हिम युग के बाद। तो ये जो पुरापाषाण काल का टाइम समय था ये हिम युग था, मतलब जब पृथ्वी ठंडा हुआ था, जलता हुआ आग का गोला, तो ठंडा होते होते जब ये बना था। फिर एक समय आया हिम युग के बाद, है ना। ऐसे जब मैं भूगोल पढ़ाऊंगा, जियोग्राफी, तो उस समय पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, उसमें 4 भाग है जो है, प्री कैम्बियन, कैम्बियन, है ना, क्वार्टरी, टर्सनरी। तो ये सब के बारे में उधर अध्ययन करेंगे। अभी वो सब लिव इट दैट थिंग्स, वो सबको छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है वो सबका। अभी बस इतना जान लो, पुरापाषाण काल आदमी एकदम आदि मानव था, एकदम खाना बदोश, कोई काम नहीं, जहां जानवर मिले मारो और खा जाओ, माने शिकारी और खाना बदोश। और ये लोग क्या करते थे, पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। पत्थर मतलब क्या, कहीं से पत्थर उठाओ और मार दो जानवर को, काम खत्म। लेकिन उन पत्थर के औजारों में भी विभिन्नता देखने को मिला, और उस विभिन्नता के आधार पर पूरे पाषाण काल को निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में जो है बांट दिया गया, ठीक है ना। तो देखते हैं निम्न पुरापाषाण काल। तो इस समय के जो हथियार देखने को मिले, मतलब एकदम शुरुआती समय के जो हथियार इन लोगों को देखने को मिले, उस हथियारों को 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक को बोला जाता है चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। संस्कृति इसलिए मतलब वही हथियार के नाम पर, चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। और जो दूसरे हथियार देखना उसको नाम दिया गया हैंड एक्स। अब ये क्या है, हैंड एक्स संस्कृति। अब बोलोगे ये क्या है, चॉपर चॉपिंग और हैंड एक्स संस्कृति, ये क्या है। तो देखो बेसिकली जो निम्न पुरापाषाण काल है, जो एकदम शुरुआती का समय है, उन कालखंड का जो पत्थर के औजार जो हमें आज प्राप्त हुए हैं, जब उसका अध्ययन किया गया तो क्या देखा गया कि उस समय जो हथियार थे मिले, वो थोड़ा से नुकीले थे, मैंने उतने नुकीले नहीं थे, बहुत कम नुकीले थे। और ये इसमें चॉपर चॉपिंग मतलब समझ, तो चॉपर चॉपिंग का मतलब क्या था, काट छाट। जैसे मान लो होता क्या था कि ये कोई पत्थर है ना, और ये नदी के किनारे का पत्थर है। तो नदी के किनारे के पत्थर है, तो पानी इसमें आ रहा है, टकरा रहा है, टकरा रहा है, टकरा रहा है। तो क्या होता था कि पानी टकराते टकराते इस पत्थर को ऐसा बना देता था, थोड़ा सा इस तरह का बना देता था, ऐसे, है ना। तो इस तरह के हथियार जो है थोड़े से हल्के नुकीले होंगे, जानवर को मारने में देखो थोड़ा ज्यादा काम आएगा। मैंने जो पानी है ये आता था इसमें, है ना, थपाक थपाक। पानी क्या करता था नदी का कि इस तरह के जो पत्थर थे बड़े, उसको काट काट कर ऐसा बना देता था। तो इस तरह के जो हथियार मिले उसका नाम दिया गया चॉपर चॉपिंग फेबुल संस्कृति, है ना। चॉपर चॉपिंग फेबुल संस्कृति मतलब ये उस तरह से चॉपर टाइप का, जो मतलब थोड़ा सा चपटा, चॉपर टाइप समझते हो ना, इस तरह के हथियार जो मिले, तो इसको कहा गया चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। तो तुमको एग्जाम में क्या पूछेगा, तुमसे एग्जाम में बस यही पूछेगा कि चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति किस कालखंड से संबंधित है, या इस तरह के हथियार किस कालखंड में पाए गए थे। तो बोलोगे पुरापाषाण काल,
अगर ऑप्शन में निम्न पूरा पाषाण काल है तो निम्न पूरा पाषाण काल उसका आंसर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति। अब सोचो ये मिलेगा कहां? ये जहां मिलेगा, कहां मिलेगा? नदी के किनारे मिलेगा, क्योंकि ये नदी जो है पत्थर को थपाक मार मार के थोड़ा सा इस तरह, तो इससे जानवर जल्दी मर जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं देखो हल्का सा नुकीला है, चोट ज्यादा लगेगा, एरिया कम है तो, है ना, फिजिक्स जानते हो, एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो चोट ज्यादा लगेगा। तो इस तरह के हथियार को, इस तरह की संस्कृति का नाम दिया गया चॉपर चॉपिंग। और ये निम्न पूरा पाषाण काल में शुरुआती में मिला गया, जो मनुष्य नहीं बनाता था, ये प्राकृतिक से नदियों के पानी से जो है बन जाता था। और इस तरह के हथियार जो हमको सबसे पहले देखने को मिला, वो सबसे पहले देखने को मिला सोहन नदी के किनारे। याद रखोगे, सोहन नदी घाटी जो पंजाब में है और अभी पाकिस्तान में चला गया है। अभी कहां चला गया है? पाकिस्तान, याद रखोगे। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि पाकिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप का एक हिस्सा है। तो ये सोहन नदी घाटी के किनारे चॉपर चॉपिंग फेबुल संस्कृति प्राप्त हुआ। और ये एग्जाम में पूछता है कि चॉपर चॉपिंग संस्कृति सबसे पहले किस नदी घाटी के पास मिला था? तो आंसर का है सोहन नदी घाटी के पास, ठीक है ना, पाकिस्तान में जो अभी चला गया है पंजाब, पाकिस्तान में जो पंजाब प्रदेश है वहां पे सोहन नदी घाटी के पास मिला था। तो यहां से बस यही फैक्ट याद रखना है कि चॉपर चॉपिंग संस्कृति के जो औजार थे, हथियार थे, वो सोहन नदी घाटी के किनारे मिले थे। अब दूसरा है हैंड एक्स, है ना, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन। हैंड एक्स, एक्स मैंने जानते हो कुल्हाड़ी, है ना, एक्स मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी। तो क्या था कि कुछ ऐसे उस समय के पत्थर, अब हो सके पत्थर टकराकर या नदियों से कटकर या किसी भी तरह से कुछ ऐसा बना लेते थे आकार, है ना, पत्थर है कैसे भी टूटकर किसी भी प्राकृतिक घटना से कुछ ऐसा आकार बना लेते थे जो कुल्हाड़ी टाइप का है ना, जिसको वो लोग पकड़कर, ऐसे पकड़कर, जैसे मान लो मोटा, जैसे अभी भी बांस ले लो, है ना, खुरदुरा बांस ले लो या खुरदुरा पत्थर, उसको पकड़ के ऐसे जो है वो लोग जानवरों को मार देते होंगे उस समय, है ना। जैसे मान लो कि यही एक पेन, ऐसा ही कुछ ये खुरदुरा, मतलब इतना प्लेन नहीं, इस तरह से, है ना, ऐसे 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 ऐसे, है ना, बड़ा बड़ा, ये छोटा छोटा भी नहीं, बड़ा बड़ा मिल जाए, जिसको लोग आसानी से हाथ से पकड़ के जानवरों को मार सकते थे, छोटे जानवरों को। तो इसको नाम दिया गया हैंड एक्स। मतलब इसका कुछ जो था वो क्या था कि हैंड एक्स जैसा था, मतलब ये मोटा, ये पतला, ये मोटा, ऐसे करके था। यहाँ पे अभी ऐसा ही नहीं था, अलग अलग इरेगुलर शेप में था। अब ये किसी तरह से बन गए होंगे, पत्थर आपस में टकरा गए जो, लेकिन इस तरह के हथियार भी देखने को मिले जिसको नाम दिया गया हैंड एक्स। मतलब यहाँ मोटा वाला है, पकड़ लिए, जो अभी भी कपड़ा खींचने वाला होता है ना, बांस का बनाते, एक तरफ पतला एक तरफ मोटा, उसी तरह से जानवरों का मारने का इस्तेमाल, तो इसी को नाम दिया गया हैंड एक्स संस्कृति। इस तरह के हथियार भी हमको निम्न पूरा पाषाण काल में देखने को मिला। और ये सबसे पहले जो है तमिलनाडु के पल्लवरम में, याद रखोगे ये जगह बहुत बार पूछता है, पल्लवरम, ये कहां है? तमिलनाडु, मद्रास जो पुराना था, है ना, पल्लवरम में, तमिलनाडु में सबसे पहले हैंड एक्स जो है प्राप्त हुआ। और ये इसको खोजने वाला जो आदमी था वो था रॉबर्ट ब्रूस फुट। इसका नाम याद रखोगे बाबू, रॉबर्ट ब्रूस फुट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, बहुत बार पूछा है ना, कि हैंड एक्स संस्कृति पल्लवरम में किसको मिला था? या पहले तो कहां मिला था? पल्लवरम, तमिलनाडु में। और इसको खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट। और ऐसे भी क्वेश्चन आए बहुत बार कि रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन था, है ना। ऑप्शन में दे देते हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातात्विक। तो ये जो थे पुरातात्विक नहीं थे, ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। भूगर्भ वैज्ञानिक उसको कहते हैं जो जमीन के खुदाई करके चीजों को पता लगाते हैं। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, ये याद रखोगे। ये बहुत बार पूछ दिया कि रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे, है ना, हिस्टोरियन, पुरातात्विक, भूगर्भ वैज्ञानिक, ऐसा ऑप्शन दे देंगे तो याद रखोगे भूगर्भ वैज्ञानिक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुट का। भारत में बहुत योगदान है पुरातात्विक चीजों को खोज करने में, क्योंकि भूगर्भिक वैज्ञानिक थे, तो ये जहां तहां खोद कर देखते रहते थे, तो इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो इनको ही सबसे पहले तमिलनाडु में हैंड एक्स, मतलब कुछ ऐसा औजार, पत्थर का जो हाथ में पकड़ा जा सके, मिला था। कहां पे? पल्लवरम में सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फुट को। ओके, तो पूरा पाषाण काल, इस समय मनुष्य आदि मानव था, आखेटक और खानाबदोश था, है ना। तुमसे पूछेगा कि मनुष्य कब जो है आखेटक और खानाबदोश था, तो पूरा पाषाण काल में ये खानाबदोश और आखेटक माने शिकारी थे। उस समय के जो औजार मिले थे उसके आधार पर तीन भागों में बांटे थे, निम्न पूरा पाषाण काल,
मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल से दो चीजें तुमको याद रखना है कि यहां से चॉपर चॉपिंग और हैंड एक्स, इस दो तरह के औजार हमको मिले। और चॉपर चॉपिंग सबसे पहले सोहर नदी घाटी जो भी पाकिस्तान में चला गया वहां पे मिला था, और हैंड एक्स सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप का। मैं यहाँ पे जो भी बात कर रहा हूं सब भारतीय उपमहाद्वीप का बात हो रहा है, विश्व से लेना देना हमको नहीं है। पल्लवरम में तमिलनाडु में मिला था, किसको मिला था? रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिला था। ओके, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं तो नोट्स तो तुमको मिल ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अब। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा वाला क्या था, मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल के पहले मध्य पूरा पाषाण काल मतलब निम्न पूरा पाषाण काल के बाद वाला जो समय था, है ना। इसमें हमको ज्यादा चीजों को याद नहीं रखना है। इस समय जो क्या थे कि मनुष्य जो है, जो मानव थे, वो हथियार अब खुद से बनाने लगे थे, है ना। जैसे पहले क्या था कि वो कहीं से पत्थर उठाते थे, मार देते थे, है ना, और वो चॉपर चॉपिंग नदियों के किनारे जो है हो जाता था, या हैंडेक्स उनको कहीं से टूटा फूटा मिल जाता था। अब ये लोग थोड़ा सा जो है अब चालाक होते जा रहे थे, तो ये लोग जो है इस समय नुकीले हथियार का जो है उपयोग करना शुरू कर दिया था, है ना। मतलब ये लोग हथियार जो है नुकीले हथियार, इन लोगों ने देखा इस समय नुकीले हथियार का प्रयोग ये लोग करने लगे थे। इन्होंने देखा कि जो बड़े हथियार है उससे जल्दी नहीं हो रहे, नुकीले हथियार से जानवर जल्दी मर जा रहे हैं, है ना। तो इन लोगों ने नुकीले हथियार को उपयोग करना शुरू कर दिया, और इसी नुकीले हथियार का जो इन लोग प्रयोग किया, इसी संस्कृति का नाम दिया गया फलक संस्कृति। याद रखोगे तो ये एग्जाम में पूछता कि फलक संस्कृति किस कालखंड से संबंधित है, तो मध्य पूरा पाषाण काल। फलक संस्कृति का मतलब क्या होता है? ये कुछ ऐसे फलक टाइप का बनाने लगे थे, मतलब नुकीला, ऐसा देखो, ऐसे ये पत्थर है, ये वाला हिस्सा जो थोड़ा सा नुकीला हो गया, फलक टाइप का। ये ऐसे बड़ा सा ऐसे ऐसे पत्थर है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो ये नुकीला। तो इसको मतलब अधिकतर फलकदार, फलकदार मतलब नुकीले, नुकीलेदार जो है औजार इस कालखंड में जो है मनुष्य जो है यूज करने लगा था। थोड़ा सा चालाक हो गया था, है ना, वो खुद से रगड़ के जो है ना, इस तरह के चीजों का जो है उन लोग जो अपना बनाना शुरू कर दिया था। या उन लोग जो है नुकीले हथियार कहीं उनको मिलता हो तो इतना ज्ञान आ गया था कि ये वाला हथियार से नहीं, ये जो फलकदार जो चॉपर चॉपिंग हथियार है इससे ज्यादा ये नुकीलेदार जो हथियार है इससे जानवर जल्दी मर जाते हैं, ये आसान आरामदायक है। तो लोग उस तरह के हथियार का सिलेक्शन करने लगे होंगे और अपने इकट्ठा करके रखने लगे होंगे, ठीक है ना, या अपने साथ लेकर चलना शुरू कर दिए होंगे। इसलिए इस संस्कृति को कहा जाता है फलक संस्कृति। तो मध्य पाषाण काल में बस इतना ही तुम्हें दिमाग में रखना है कि इस समय के हथियार थोड़ा नुकीले हो गए थे, और इस संस्कृति को कहा जाता है फलक संस्कृति। इसके बाद से आता है सबसे लास्ट वाला पूरा पाषाण काल का, वो है उच्च पूरा पाषाण काल, मतलब पूरा पाषाण काल का सबसे बाद वाला समय, उच्च पूरा पाषाण काल मतलब पूरा पाषाण काल के सबसे बाद वाला समय। अब इस समय तक आता है तो सोचो मनुष्य थोड़ा और चालाक हो गया था, है ना। अब वो क्या करने लगा था? ब्लेड का प्रयोग करने लगा था। ब्लेड मतलब ये आज का ब्लेड मत समझना, पत्थर का ब्लेड, है ना, पत्थर का ब्लेड। मतलब वो लोग अब जो है खुद से रगड़ रगड़ के ब्लेड बनाने लगे थे, पतले पतले ऐसे, है ना, मतलब चपटा, ठीक है ना। ब्लेड का प्रयोग मतलब ब्लेड किसको बोलते हैं? चपटा हथियार को ब्लेड बोलते हैं, है ना। तो लोग पत्थर का जो चपटा चपटा टुकड़ा का प्रयोग करने लगा था। देखा, इससे ये तो और आसान है, इसको कैरी करने में धोने में भी आसान है। तो देखो जैसे जैसे मनुष्य जो है क्या है, जिस तरह से चीजों को देखता गया, इस्तेमाल करता गया, उसको पता चलता गया, तो लोग जो है ब्लेड का प्रयोग करने लगे। और ये ब्लेड बनाते कहते थे रगड़ रगड़ के बनाते थे। इतना ज्ञान हो गया था कि वो रगड़ रगड़ के जो है बनाना जो है शुरू कर दिया था। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि इसी समय जो है चकमक उद्योग की स्थापना हो गया था। चकमक उद्योग का प्रारंभ मतलब मनुष्य जो है इस समय के मानव जो है उच्च पूरा पाषाण काल तक आते आते हथियार बनाने लगे थे खुद से। अब रगड़ रगड़ के, चकमक समझते ना, मैंने उसको चकमक कर रगड़ रगड़ के ब्लेड का प्रयोग जो है इन लोगों ने करना शुरू कर दिया था। और ये माना जाता है कि जो आधुनिक मानव है, मतलब हम लोग जो है आधुनिक मानव का शुरुआत, जिसको होमोसेपियंस बोलते हैं, मानव में भी बहुत कुछ है ना। मैं अलग से उस पर वीडियो बना दूंगा कि कैसे जो है मानव का विकास हुआ। या तुम लोग देखते ही होगे एक चित्र जिसमें ऐसे झुका हुआ ऐसे उठा हुआ होगा, है ना। तो आधुनिक मानव जो आज का मानव है, जो होमोसेपियंस है, उसका शुरुआत
इसी कालखंड से माना जाता है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि आधुनिक मानव का शुरुआत कब हुआ था, कब से माना जाता है। तो उच्च पूरा पाषाण काल से, मतलब पूरा पाषाण काल का सबसे अंतिम समय में जो है माना जाता है कि अब आधुनिक मानव का शुरुआत होने लगा था, क्योंकि वो लोग अपने ब्रेन का इस्तेमाल करने लगे थे, ब्लेड बनाने लगे थे, माने खुद से रखकर, चकमक उद्योग मतलब वही रगड़ रगड़ के अपना जो है औजार जो है बनाने लगे थे शिकार करने के लिए। इसलिए माना जाता है कि आधुनिक मानव का शुरुआत जो है उच्च पूरा पाषाण काल से हुआ है। ओके। और एक चीज अब देखो, अब इंसान थोड़ा आधुनिक होने लगा है। अब दिन भर तो जानवर को मारते ही नहीं रहेगा, पहले मारते रहता, अब दिन भर तो मारते ही नहीं रहेगा। उसके पास दिमाग आ गया कि इतना आज हम जानवर मार लिए हैं, आज मेरा दिन भर का खाना हो गया। अब बैठे बैठे क्या करेगा, है ना, कुछ तो करेगा, है ना, टाइम पास करेंगे। तुम लोग अभी क्या करते हो, बैठे बैठे मोबाइल लिए कुछ ना कुछ करते, तो उस समय आदमी बैठे बैठे अब क्या करेगा, कुछ तो करेगा। तो उन लोगों ने क्या किया, दीवारों पे जो गुफाएं होते थे, उन गुफाओं के दीवारों पर चित्र बनाना शुरू कर दिया। अब कैसा चित्र बनाएंगे, जो आमने सामने आसपास के लोगों को देखेंगे, तो उन लोगों ने जो पत्ती पत्ता पेड़ पौधा जानवर जो देखते थे उसी का चित्र बनाना शुरू कर दिया। अब मान लो कुत्ता बनाना है, तो कुत्ता कैसे बनाएंगे, है ना, तुम देखना गूगल जाके करना तो तुमको मिल जाएगा, है ना, उस समय के चित्र तुमको बहुत सारे इमेज मिल जाएंगे। अब ये है ऐसे किए, है ना, ऐसे किए, देख रहे हो सामने इंसान, इंसान कैसा ऐसे 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 कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे ऐसे कर दिए, ऐसे ऐसे कर दिए, हो गया चित्र। ओ ऐसा ही है, अपने सामने वाला आदमी को देख के, है ना। या कुछ ऐसे पत्ती उत्ती बना दिए बैठे बैठे, है ना, पत्ता ऐसे लेके, वो लोग उतना अच्छा से तो बनाएगा नहीं, फिर भी ऐसे मान लो कुछ पत्ता बना दिया, है ना। या ऐसे करके, ये ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके जानवर बना दिया। तो मनुष्य जो है आधुनिक होने लगा था। दिन भर तो अब शिकार करेगा नहीं तो क्या करेगा, उन लोग बैठ के गुफाओं के दीवालों पर चित्र बनाना शुरू कर दिया, है ना। और इसका प्रमाण हमको मिला है कहां से, एक जगह है मध्य प्रदेश में जिसका नाम है भीम बेटिका। ये याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट जगह ये भीम बेटिका, है ना। भीम बेटिका कहां पे है ये, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, एमपी के रायसेन जिला में। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, एमपी के रायसेन जिला में के जो वहां के जो भीम बेटिका के जो गुफाओं हैं, उन गुफाओं में ऐसे चित्र के जो है साक्ष्य मिले हैं, है ना। अब मनुष्य बैठ गया, बैठे बैठे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ बनाने लगा होगा। तो हमको जो सबसे पहले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शैल चित्र, क्योंकि ये किस पे बनता था, गुफाओं पे बनता, गुफाओं के पत्थरों पे, कहीं पत्थर में कहीं गुफाओं के दीवालों में बनाते थे, इसलिए इसको हम बोलते हैं शैल चित्र, मतलब पत्थर पर बने चित्र। तो हमें शैल चित्र जो है सबसे पहले उच्च पुरा पाषाण काल में कहां पे मिला था, भीम बेटिका में मिला था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि शैल चित्र सबसे पहले कहां प्राप्त हुआ था, है ना। शैल चित्र तो भीम बेटिका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, है ना। मनुष्य क्योंकि आधुनिक हो गया था, टाइम पास करने के लोगों ने डायग्राम बनाना, चित्र बनाना जो है शुरू कर दिया था, और इस तरह के चित्र जो है मिलते रहते हैं। गूगल जाओगे, गूगल करोगे, तुमको मिल जाएगा इस तरह का चित्र, है ना। मानना केवल भीम बेटिका, भीम बेटिका शैल चित्र, तुमको जो बहुत सारे इमेज जो है मिल जाएंगे कि भीम बेटिका में कैसे थे। तो ये था हमारा उच्च पुरा पाषाण काल। ओके। तो पुरा पाषाण काल सबसे शुरुआती समय, मानव इस समय आदि मानव हुआ करते थे, उनका मकसद था शिकार करना और खाना खाना, खाना को संग्रह करना। मतलब मनुष्य जो है क्या हुआ करते थे, आखेटक माने शिकारी और खाना बदोश हुआ करते थे, है ना। उस समय जो औजार मिला उसके आधार पर हमने 3 भागों में विभाजित किया, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य और उच्च, ठीक है ना। निम्न पुरा पाषाण काल में हमें 2 तरह के हथियार मिले, चॉपर चॉपिंग और हैंडेक्स। मध्य में और हथियार नुकीले होने लगे, माने फलक संस्कृति हमको मिला। और उच्च पुरा पाषाण काल में आते आते मनुष्य जो है ब्लेड का प्रयोग करने लगा था, चकमक उद्योग का स्थापना कर लिया था, मतलब पॉलिश डार मतलब खुद से रगड़ रगड़ के हथियार बनाने लगा था, और आधुनिक मानव का शुरुआत हो गया था। और टाइम पास करने के लोगों ने चित्र बनाना शुरू किया था। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है जो बहुत बार पूछा गया कि भीम बेटिका में जो है शैल चित्र सबसे पहले कहां प्राप्त हुआ था। तो याद में रखोगे, भीम बेटिका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है, और ये हमें कहां मिला था, उच्च पुरा पाषाण काल में। ओके। तो ये हमारा था पुरा पाषाण काल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल में। एक काम करते हैं, इसको तुम लोग एक बार थोड़ा सा जो है स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। मैं पूरा मिटका रहा हूं, थोड़ा जगह का ज्यादा जरूरत पड़ेगा। ओके।
तो अब हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल। ओके, भारत का डायग्राम बहुत गंदा बना है, इसके लिए बहुत 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 सॉरी, है ना, इसके लिए माफी चाहते हैं। मेरा डायग्राम एफएम हुसैन जैसा है, मैं डायग्राम में आम भी नहीं बना पाता हूँ, बड़ा मुश्किल से तुम लोगों को समझाने के लिए भारत का जो है मैंने मैप बनाया है, बहुत गंदा बना है, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो हम लोग आते हैं, हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में। तो देखो, मध्य पाषाण काल तक आते आते, मध्य पाषाण काल तक आते आते मनुष्य और चालाक हो गया, है ना जी। मैंने बताया कि मध्य पाषाण काल क्या है, 10,000 से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक, तो 25 लाख देखोगे तुम, सबसे ज्यादा जो मनुष्य है पूरा पाषाण काल में था। तो 20-22 लाख साल के बाद मनुष्य जरूर चालाक हो जाएगा। और हमने पढ़ा था कि जो उच्च पूरा पाषाण काल था वहीं से मनुष्य क्या होने लगा था, आधुनिक मानव का विकास जो है होना शुरू हो गया था, ठीक है ना। तो मध्य पाषाण काल तक आते आते मनुष्य जो है और चालाक होने लगा था, और यहां पे उनके हथियार छोटे होने लगे थे, है ना। हथियार, उनका जो हथियार था वो अपेक्षाकृत, माने पहले के अपेक्षाकृत छोटे हो गए। माने भी लोगों ने छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग करने लगा, है ना, मतलब फेंकने वाले हथियारों का, फेंकने वाले हथियारों का प्रयोग ये लोग करने लगे। क्योंकि पहले जानवर के सामने जाते थे, जानवर इनको भी तो मार देता होगा, तो इन लोगों को जब धीरे धीरे नॉलेज आया तो हम जानवर के सामने क्यों जाए, ये लोग दूर से ही फेंकने वाले हथियार का जो है इस्तेमाल करने लगे, और छोटे छोटे हथियार को जो इस्तेमाल करने लगे जो काफी दूर तक फेंका जा सकता है ना। इसीलिए इस काल को जो है माइक्रोलिथ भी कहते हैं, माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ युग, माइक्रोलिथ कल्चर, माइक्रोलिथ संस्कृति, कुछ भी बोलो वो कहते। क्यों माइक्रो मैंने जानते हो छोटे, है ना, तो छोटे छोटे हथियार का यूज ये लोग करने लगे थे। माइक्रो मतलब छोटा होता है, तो छोटे छोटे हथियार का ये लोग जो है उपयोग करने लगे थे। इसलिए इस समय के काल को जो है माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि माइक्रोलिथ किस काल को कहा जाता है, तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। अब देखो, पूरा पाषाण काल में मनुष्य का एक ही काम था, वो आखेटक था, मैंने शिकार करता था और खाना बदोश, कहने का मतलब खाद का संग्रह करता था। लेकिन मध्य पाषाण काल तक आते आते ये थोड़ा चालाक हो गए थे, और ये लोग जो है अब अंत्योष्टि कार्यक्रम, अंत्योष्टि मतलब अंतिम संस्कार करना जान गए थे। अंतिम संस्कार करना ये लोग जो है, अंत्योष्टि जो है अंतिम संस्कार करना ये लोग जान गए थे। मतलब उनके जो साथ में रहने वाले साथी थे वो जब मर जाते थे तो उसको ये लोग अंतिम संस्कार करना मतलब कब्र खोदकर गाड़ना सीख गए थे। ये हम लोगों को कैसे पता चला, तो हमको इसी काल में बहुत सारे मानव कंकाल मिले हैं, और सबसे पहले मानव कंकाल मध्य पाषाण काल में ही मिला। हमें बहुत सारे मानव कंकाल जो है प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे, ठीक ना। तो मानव कंकाल, जब हमें मानव कंकाल सावधान प्राप्त हुआ तो इससे पता चला कि हाँ, इस समय के जो मनुष्य है अब अंत्योष्टि मतलब अंतिम संस्कार करना सीख गए थे, है ना। पहले पूरा पाषाण काल का ऐसा कोई भी चीज हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस समय में सबसे पहले मानव कंकाल, नर कंकाल मिलना शुरू हो गया, जिससे यह अनुमान लगाया कि इस समय के मनुष्य जो है अंत्योष्टि अंतिम संस्कार करना जो है सीख गए थे। और इसी समय एक और साक्ष्य मिल गया, इसी काल में मनुष्य जो है पशुपालन भी सीख गया था, पशुपालन भी सीख गया था। और सबसे पहला पशु जिसको मनुष्यों ने जो है अपना पालतू बनाया था वो था कुत्ता। और जानते ही हो कुत्ता बड़ा ही चमचेगिरी वाला जानवर होता है, उसको थोड़ा सा प्यार और देखा तो वो तुमको चाट, मतलब कुत्ता बहुत जल्दी जो है पालतू बन जाता है। तो इन लोगों ने देखा अरे शिकार करने के लिए एक ऐसा अच्छा जानवर है, ये हमारे साथ साथ घूम रहा है, हम शिकार कर रहे हैं, खाकर जो फेंक रहे हैं ये कुत्ता भी उसके साथ खा रहा है, तो वो तो ये बहुत अच्छा जानवर है। और ये किसी को देख के, जानवर को देख के भौंकने लगा था, तो इन लोगों ने कुत्ता को जो है पालना शुरू कर दिया। इस तरह से जो है सबसे पहले पशुपालन के जो साक्ष्य है वो मध्य पाषाण काल में ही मिलते हैं। अभी हम बताएंगे, यहाँ पे हमें जो पशुपालन का साक्ष्य भी मिला है, मतलब कुत्तों का भी जो है, जानवरों का भी जो है कंकाल हमको जो है मिले हैं। तो यहां से दो चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस काल में वो छोटे हथियारों का प्रयोग करने लगे थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। अंत्योष्टि कार्यक्रम सीख गए थे, मतलब मनुष्य अब अंतिम संस्कार करना सीख गया था। उनके जो साथी जो झुंड में रहते थे
वो मरते थे तो उनको दफना दिया करते थे। फिर क्योंकि हमें इस समय बहुत सारे मानव कंकाल मिला है और हमें इस समय जो है पशुपालन है ना, पशुपालन के भी जो है साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। और मनुष्यों ने जो सबसे पहले पशु कौन से जानवर को जो है पालतू बनाया था, तो याद रखोगे कुत्ता को, क्योंकि कुत्ता जो है आसानी से जो है तुम्हारा जो है मान जाता है। ओके, अब यहां पे आते हैं कि मानव कंकाल कहां कहां से प्राप्त हुए। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में जो है पूछता है कि मानव कंकाल जो है कहां कहां से जो है मिले हैं। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दो, हमें भारतीय उपमहाद्वीप में पढ़ना है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में यहां पर एक जगह है, मैप के थ्रू याद करने से ना सुविधा होता है, इसलिए मैंने यहां पे गंदा मैप बना दिया है ना। मैं चाहता तो लिखवा देता, लेकिन मैप के थ्रू जब चीजों को पढ़ोगे ना तो दिमाग में बैठ जाएगा, विजुअलाइज होगा, वो यहां पे था। तो तुमको पता है यहां पे क्या है, यूपी। यहां पे क्या है, यूपी, ठीक है ना। उत्तराखंड के नीचे ये सब जो है यूपी का एरिया है। तो यूपी में दो क्षेत्र है, याद रखोगे, एक है प्रतापगढ़ जिला और दूसरा है विंध्य क्षेत्र है। तो इस प्रतापगढ़ जिला से, यूपी का जो ये प्रतापगढ़ जिला है, इस प्रतापगढ़ जिला से 3 जगह हमको मिले हैं जहां पे मानव नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। याद रखोगे, ये प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से हमें 3 जगह जो है मिला है। एक जगह का नाम है सराय नहर राय, है ना, याद रखोगे, सराय नहर राय, नहर सराय, बाबू याद रखोगे, सराय नहर राय, है ना, सड़ा हुआ नहर से याद रख सकते हो, सराय नहर राय। दूसरा है दमदमा, है ना, दमदम नहीं, दमदमा। और तीसरा है महदहा। नाम देखो, याद रखोगे। उत्तर प्रदेश के जो प्रतापगढ़ जिले है, उस प्रतापगढ़ जिले से हमें 3 जगह जो है प्राप्त हुए हैं। एक है सराय नहर राय, एक है दमदमा और एक है महदहा, है ना। ये कहां से हमको मिले, ये उत्तर प्रदेश से, यूपी से। यूपी के कहां से, प्रतापगढ़ जिले से। याद रखोगे, ये मैप पे ना नोट करके रखो ना तो याद आसानी से होता है। इस प्रतापगढ़ जिले से 3 जगह मिले हैं। पहला जगह का नाम क्या है, सराय नहर राय, सराय नहर राय। यहां से जो है हमें क्या प्राप्त हुआ है, 37 नर कंकाल मिले हैं। 37 नर कंकाल जो है इस सराय नहर राय से प्राप्त हुए हैं, 37 नर कंकाल, है ना। और इस 37 नर कंकाल में एक जगह जो है 4 मानव कंकाल एक साथ पाया गया था। 4 मानव कंकाल या नर कंकाल, एक ही बात है, वो एक साथ मिले थे। एक साथ मतलब ऐसे जो है इंसान को दफना दिया, फिर उसी पे दूसरा दफना दिया, इसी पे तीसरा, इसी पे चौथा, मतलब एक साथ 4 आदमी का कंकाल मिला। मतलब ये लगा कि एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। कोई मर गया होगा उस समय, उसने गड्ढा खोना होगा, एक को, फिर उसके ऊपर दूसरे के, उसके ऊपर तीसरे के, उस पर चौथा को जो है दफना दिया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि 4 मानव कंकाल या नर कंकाल एक साथ कहां मिला था, तो सराय नहर राय में, ऑप्शन में देखोगे, नहीं तो प्रतापगढ़ देखोगे, जो ऑप्शन में मिल जाए। ऐसे ही ऑप्शन में हमेशा तुमको मिलेगा सराय नहर राय, जहां से हमें 37 नर कंकाल मिला था और उसमें से 4 नर कंकाल जो है हमको एक साथ मिले थे। उसी तरह से दमदमा से हमको 41 मानव समाधान, मतलब 100, है ना, हमको जो है प्राप्त हुए थे। कहां से, यहां जगह नहीं है लिखने को, मैं यहीं पे लिख देता हूं। दमदमा से हमको जो है 41 मानव समाधान प्राप्त हुआ था, है ना। 41 मानव समाधान यहां सबको मिला था। मैंने मानव के 100 मिले थे, है ना, मैंने उसमें कंकाली समझ लो, 100 मतलब वही कंकाली मिले थे, जिसमें 5 युग्म था। ये 5 युग्म मतलब जोड़ा, है ना। युग्म समझते हो ना, जोड़ा मतलब एक महिला का और एक पुरुष का एक साथ, है ना, जिसमें 5 युग्म, या तुम साथ 2-2 एक साथ, युग्म मतलब जोड़ा, 2-2 एक साथ, 2-2 एक साथ, और 3 मानव कंकाल एक साथ और बाकी एक एक करके। ध्यान दो, 41 मानव कंकाल में 5 युग्म था। युग्म मतलब 2-2 पेयर में, एक मानव ऊपर से दूसरा मानव दफनाया हुआ, ऐसे 5 मिले, 5 युग्म मिले, मतलब टोटल 10। और एक जगह ऐसा मिला जहां पे 3 आदमी एक साथ दफनाया हुआ था और बाकी एक एक करके मिला, ठीक है ना। तो ये कभी कभी बस यही पूछता है कि 4 मानव कंकाल एक साथ कहां मिला था, सराय नहर राय में, है ना। 5 युग्म नर कंकाल कहां मिले थे, दमदमा में।
5 युग्म नरकाल, मतलब जोड़ा में 5 जगह कहां मिला था? दमदमा में। ओके, उसके बाद से महदहा है ना, महदहा भी एक जो है प्रतापगिरी में जो है जगह है जहां पे युगल सावधान मिला था। युगल सावधान मतलब वही जोड़ी में एक एक करके युगल सावधान क्या मिला था? युगल सावधान मतलब 2-200 एक साथ करके हमको महदहा में प्राप्त हुए थे। और इन तीनों जगह से सराय नहराय, दमदमा और महदहा को याद रखोगे, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला 3 जगह सराय नहराय, दमदमा, महदहा, ये तीनों जगह से हमको क्या मिला था? मानव नरकंकाल मिले थे। सराय नहराय से 37, दमदमा से 41 और महदहा से युगल सावधान मिले थे। सराय नहराय में 37 में 4 नरकंकाल एक साथ थे, महदहा दमदमा में 5 युग्म नरकंकाल थे। ये तुम और इन सभी जगह से जो है यहां से जो है हमको क्या मिले थे? आभूषण भी मिले थे, हड्डी के आभूषण। यहां से हमको क्या मिलने लगे थे? हड्डी के उपकरण और आभूषण भी प्राप्त हुए थे। तो ये भी याद रखोगे, ये तीनों जगहों से माने सराय नहराय, दमदमा और महदहा से अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण, हड्डी के उपकरण या कह सकते हो आभूषण भी हमको मिले थे। मतलब इस समय इंसान जो है हड्डी का आभूषण पहनना शुरू कर दिया था, मध्य पाषाण काल तक आते आते, है ना। मैंने हड्डी के जो है बना के अपना आभूषण जो है, ठीक है ना, उसी समय से जो है सजावट जो है अपना शुरू कर दिया था। और ये तीनों जगह से हमको मिला है। ये चीज जो है अपने दिमाग में जो है रखोगे। उसके बाद से यूपी में एक और जगह है विंध्य क्षेत्र। जो विंध्य क्षेत्र है, यहां पे एक जगह है, उस जगह का नाम है, याद रखोगे, लेखिया। लेखिया, यहां से हमको 17 नरकंकाल मिला था। ये भी कभी कभी पूछ देता है ना। लेखिया 17 नरकंकाल कहां से प्राप्त हुए थे? तो लेखिया से। ये भी उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में बाबू 4 जगह है, सराय नहराय, दमदमा, महदहा और लेखिया, जहां से हमको जो है नरकंकाल प्राप्त हुए थे। इसके साथ एक गुजरात में भी है ना, याद रखोगे। एक जो है हमको जो है गुजरात में भी प्राप्त हुआ है, जिसका नाम है लंखनाज। लंखनाज, लंघनाज, लंघनाज, है ना। लंघनाज, ये जो जगह है लंघनाज, लंघ नहीं लंखनाज, सॉरी लंखनाज, ये देख लो जगह लंखनाज एक जगह है, यहां से हमको 14 नरकंकाल मिला है। याद रखोगे, यहां से हमको 14 नरकंकाल प्राप्त हुआ है। तो नरकंकाल कहां कहां से मिले? उत्तर प्रदेश में 4 जगह, सराय नहराय, दमदमा, महदहा और एक लेखहिया में। और गुजरात का एक जगह है जिसका नाम क्या है? लंखनाज, जहां से हमें 14 नरकंकाल पूछे। और ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या बोला था कि यहाँ पे पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हमको। तो इसके कुछ ना कुछ हमको प्रमाण मिले होंगे कि भाई पशुपालन जो है कहां होता है। तो ये याद रखोगे, मध्य प्रदेश में, एमपी में, ये सब यूपी का था। एमपी में एक जगह है आदमगढ़, नाम से ही पता चल जा रहा है आदमगढ़। यहां पे हमको पशुपालन के साक्ष्य मिले। आदमगढ़ से, आदमगढ़ से पशुपालन के जो है साक्ष्य मिले। ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। होशंगाबाद जिला याद रखोगे, होशंगाबाद जिले में है। मध्य प्रदेश में एक जगह है आदमगढ़, जहां से हमें सबसे पहले पशुपालन का जो है साक्ष्य जो है हमको क्या हुआ है? मिला है। इसके साथ राजस्थान में, ये देखो, ये राजस्थान, आरजे है ना, राजस्थान। राजस्थान में एक जगह है भीलवाड़ा जिला में, जिसका नाम है बागौर। यहां से भी हमको पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यहां से भी हमको पशुपालन के साक्ष्य मिले, ये भीलवाड़ा जिला में है, ठीक है ना। तो हमको जो मध्य पाषाण काल है, यहां से कौन कौन सी प्रमुख बातें याद रखनी है कि मध्य पाषाण काल में आते आते इंसान ज्यादा चालाक हो गया था, फेंकने वाले हथियारों का इस्तेमाल करने लगा था, छोटे हथियारों का इस्तेमाल करने लगा था, इसलिए इसको माइक्रोलिथ कहते हैं। और यहां पे इंसान जो है अब अंत्योष्टि मतलब अंतिम संस्कार करना सीख गया था, शवों को दफनाना सीख गया था। और इसके हमें कुछ साक्ष्य मिले। कहां कहां से मिले? उत्तर प्रदेश में 4 जगह, सराय नहराय, दमदमा और महदहा। उसके बाद से विंध्य क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र से लेखहिया में। इसके साथ हमको एक जगह जो है गुजरात में लंकनाज में भी जो है क्या हुआ है? हमें
14 नर कंकाल जो है वहां भी मिले हैं, गुजरात में भी। इसके साथ इस समय मनुष्य ने पशुपालन शुरू कर दिया था, और पशुपालन में सबसे पहला पालतू जानवर किसको बनाया था? कुत्ता का। और इसके साक्ष्य हमको सबसे पहले आदमगढ़ में मिला है, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, और एक राजस्थान में भी मिला है, बागौर, जहां पे हमें पशुपालन का साक्ष्य, मतलब पशु का भी जो है वहां पे 100 हमको मिला है, पशु के जो है कंकाल मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि हाँ, मनुष्य जो है पशुपालन जो है शुरू कर दिया था। और ये सराय नहर, दमदमा और महदा, यहां से हड्डी के आभूषण और उपकरण भी हमको जो है प्राप्त हुए हैं। इन सब चीजों को जो है दिमाग में रखना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। देखते हैं पाषाण काल का सबसे अंतिम समय, नवपाषाण काल। ओके, हम लोग ने मध्य पाषाण काल तक पढ़ लिया था, मनुष्य जो है अंत्योष्टि कार्यक्रम जो है करना सीख गया था। नवपाषाण काल जो है ये पाषाण काल का अंतिम समय माना जाता है, और इस समय तक मनुष्य आते आते काफी विद्वान, काफी जो है चालाक हो गए थे, और मनुष्य जो है यहां तक आते आते कृषि करना सीख गया था। कृषि करना सीख गया था, मतलब कृषि का प्रारंभ वो लोग जो कर दिए थे। तो कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में। यहां तक मनुष्य आते आते जो है काफी जो है चीजें सीख गए थी, और वो लोग जो है कृषि का जो है प्रारंभ जो है शुरू कर दिए थे। मतलब नवपाषाण काल में कृषि का जो है साक्ष्य मिला है। अब जब ये कृषि करने लगे, तो कृषि करने लगे तो इनका जो घूमने फिरने वाला जिंदगी, जो खाना बदोश का जिंदगी, आगे तक का जिंदगी था, ये खत्म हो गया, और ये हो गए अस्थाई निवासी। ये क्या हो गए? ये हो गए अस्थाई निवासी, क्योंकि अब जब जहां कृषि करेंगे वहां तो इन्हें रुकना ही पड़ेगा, तो ये हो गए अस्थाई निवासी। उसके बाद से यहाँ पे जो है जब कृषि करना शुरू किया, तो भाई कृषि करने के बाद क्या करना होगा? कृषि तो ऐसा होगा ही नहीं, तो सिंचाई करना भी लोग शुरू कर दिए। क्या करना? सिंचाई की क्या हो गई? शुरुआत हो गई, और लोग जो है सिंचाई करने लगे, और पत्थरों के जगह आप हड्डियों के औजार या हथियार एवं आभूषण का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आभूषण तो हमने देखा था कि मध्य पाषाण काल में ही जो है मनुष्य जो है आभूषणों का जो है प्रयोग करना जो सीख गए थे, लेकिन यहां तक वो हड्डी का जो है हथियार जो है बनाना जो है सीख गए थे। ठीक है ना? और नवपाषाण काल का जो शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले ये क्वेश्चन मैं देख रहा था, पूछा गया कि नवपाषाण काल शब्द का जो है प्रयोग किसने किया था? तो एक आदमी था, उसका नाम था जॉर्ज लुबोक, जिन्होंने 1865 में सबसे पहले नवपाषाण काल इस शब्द का प्रयोग किया था। और इसका नाम नवपाषाण काल, नव मतलब नया, इसलिए रखा था क्योंकि यहां से एक नई युग की शुरुआत हो रही थी। इंसान जो है अब कृषि करना सीख गया था। हमें कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं, मैं उसके ऊपर अभी आऊंगा। अस्थाई निवासी हो गए थे, सिंचाई की शुरुआत कर दिए थे, और हड्डियों के जो है हथियार जो है बनाना जो है इन लोगों ने शुरू कर दिया था, कि हड्डी के हथियार जो है का प्रयोग में लाना इन लोगों ने शुरुआत कर दिया था। अब यहां से क्वेश्चन ये आते हैं, ठीक है ना, कि ठीक है कृषि का प्रारंभ हुआ, इसके तो हमें साक्ष्य मिले होंगे, तो इसके साक्ष्य जो है कहां कहां मिला है? तो देखो, भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है मेहरगढ़। याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है ये, क्योंकि ये जो जगह है ये दो पहाड़ियों के बीच में है। सुलेमान और कीर्थर दो पहाड़ी है, और इन दो पहाड़ियों के बीच में है, इसलिए सबसे सुरक्षित जगह था। और ये जो मेहरगढ़ है, यहाँ पाषाण काल से लेकर देखो पाषाण काल से लेकर, ठीक है ना, ऐतिहासिक काल तक के साक्ष्य हमको यहाँ से प्राप्त हुए। यहाँ से हमें पाषाण काल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसके साथ साथ हमें सिंधु घाटी सभ्यता जो है वहां के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के साक्ष्य किस जगह से प्राप्त हुए? मेहरगढ़। क्यों? क्योंकि ये दो पहाड़ों के बीच में था, इधर पहाड़, इधर सुलेमान, इधर कीर्थर, और इसके बीच में था, तो इसका नष्ट होना थोड़ा मुश्किल था। तो ये मेहरगढ़ एक जगह है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, नाम सुनोगे, बलूचिस्तान में पाकिस्तान में एक जगह है, वहां पे मेहरगढ़ बोल के एक जगह है, जहां पे हमें सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और मनुष्यों ने सबसे पहले जो कृषि का खेती शुरू किया था
मतलब सबसे पहले पूरे दुनिया का मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले जो उन लोगों ने जिस अनाज का खेती शुरू किया था वो था जौ। याद रखोगे, तो जौ की खेती मानव ने सबसे पहले किया था, सबसे पहले किया था। और ये मेहरगढ़ से हमें जौ और गेहूं इसी के साक्ष्य मिले हैं यहां से, कि मेहरगढ़ में जौ और गेहूं 7,000 साल पहले, 7,000 साल पहले, 7,000 ईसा पूर्व, मतलब ईसवी पूर्व, मतलब ईसा के जन्म के 7,000 पहले यहाँ पे जौ और गेहूं की खेती हुआ करती थी, है ना। ये जो है हमारे कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है। लेकिन अभी हाल में ही, ये देखो ये एक नया क्वेश्चन, ये जो है अब एग्जाम में देना शुरू कर दिया, अभी हाल में ही एक नया खोज हुआ है कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है, यूपी में, उस जगह का नाम है लहुरा देव। उस जगह का क्या नाम है? उस जगह का नाम है लहुरा देव। यहां पे हमें चावल का साक्ष्य मिला है, चावल मतलब धान का साक्ष्य मिला है, जो 9,000 वर्ष पुराना है, 9,000 ईस्वी पूर्व जो है पुराना है। 9,000 ईस्वी पूर्व जो है ये क्या है? पुराना है। तो देखो ये 7,000 ईसा पूर्व, ये 9,000, तो ये अभी नए खोज के अनुसार, नवीनतम खोज के अनुसार कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां पे मिले हैं? उत्तर प्रदेश के लहुरा देव में। क्या रखोगे? ये तुमको बहुत कम जगह में देखने को मिलेगा, इसलिए ऑप्शन को ध्यान से देखोगे। अगर तुमसे पूछेगा कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिले हैं, मतलब सबसे पुराना प्रमाण हमको कहां मिला है, अगर ऑप्शन में लहुरा देव है तो लहुरा देव आंसर होगा, अगर लहुरा देव नहीं है तब मेहरगढ़ होगा। अगर ऑप्शन में मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों है तो लहुरा देव है। इससे 2,000 साल पहले यहाँ पे चावल की खेती शुरू हो गई थी, ठीक है ना। तो नवीन खोज के अनुसार सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, याद रखोगे, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है खेती के वो है लहुरा देव में, और पुराने के हिसाब से मेहरगढ़ में। ओके, तो ये मेहरगढ़ से हमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं और हमें लहुरा देव से मिले हैं। इसके बाद से उत्तर प्रदेश में एक और जगह है कोलडीवा, कोहलडीवा, कोहलडीवा, कोलडीवा, कोलडीवा, कोलडीवा एक जगह है जहां से हमें चावल के साक्ष्य जो है बाबू प्राप्त हुए हैं। इसके साथ यहाँ पे एक और जगह है, उस जगह का नाम है महमड़ा। देखो वो था महदहा, मध्य पाषाण काल में महदहा था, ओके, और ये महमड़ा है। यहां से भी हमको कृषि के साक्ष्य जो है बाबू प्राप्त हुए, याद रखो, यहां से भी हमको कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो उत्तर प्रदेश में 3 जगह है, कोलडीवा, महमड़ा और लहुरा देव। लहुरा देव सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है भारतीय उपमहाद्वीप में अभी तक का, नई खोज के अनुसार। तो ऑप्शन ध्यान से देखोगे, अगर लहुरा देव है तो लहुरा देव टिक लगाओगे, अगर लहुरा देव नहीं है तब मेहरगढ़ लगाओगे। नहीं तो पहले पुराने खोज के हिसाब से मेहरगढ़ जो है प्राचीनतम साक्ष्य था, जो सुलेमान और किर्थल पहाड़ियों के बीच बलूचिस्तान में है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह, क्योंकि यहाँ पे हमें पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के जो है साक्ष्य हमको यहाँ पे मिले। मतलब यहाँ पे बस्ती क्योंकि रहेगी, 2 पहाड़ों के बीच में है, तो बस्तियों को नष्ट करना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल जो है होता है। ये चीज जो है अपने दिमाग में रखोगे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है कश्मीर में, बुर्ज होम, बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा जानते हो ना, वैसे ही याद रखोगे, बुर्ज होम। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्यों? क्योंकि यहां से हमें मालिक के साथ, माने मानव के साथ कुत्ता का शव मिला है, यानी गर्तवास जिसको बोलते हैं, गर्तवास, मालिक के साथ कुत्ते का शव मिला है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है कि मालिक के साथ कुत्ते का शव कहां से मिला है, तो याद रखोगे बुर्ज होम, कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम जहां पे मालिक के साथ कुत्ता का शव मिला है ना, है ना, गर्तवास, ठीक है ना। इसके बाद से एक और जगह है वहीं पे गुफा कराल, जम्मू में, यहाँ पे एक जगह है गुफा कराल, यहां से भी हमको गर्तवास मिला है। ये करके तुमसे पूछ देता है कि गर्तवास कहाँ प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन में गुफा कराल होगा तो यही मारोगे। और ये बुर्ज होम बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, यहाँ पे हमें नवपाषाण काल में एक ऐसा समाधान मिला जहां पे मालिक है और मालिक के साथ साथ जो है कुत्ते को भी जो है दफनाया गया था। ये चीज याद रखो। उसके साथ ही बिहार में, यहाँ पे बिहार है, ये नक्शा थोड़ा बहुत गड़बड़ बना है, ये देखो ये बिहार, बिहार,
माने बिहार। बिहार में एक जगह है चिरांद, छपरा डिस्ट्रिक्ट में, सारण डिस्ट्रिक्ट में, छपरा में, सारण डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है चिरांद। ये भी बहुत बार एग्जाम में जो पूछा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको हिरण के सिंह के आभूषण मिले हैं। हिरण के सिंह से बने आभूषण या उपकरण हमको जो है यहाँ पे प्राप्त हुआ है। कहाँ पे? बिहार के सारण जिले में छपरा में एक जगह है चिरांद। उस चिरांद से जो है हिरण के सिंह, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि हिरण के सिंह के आभूषण या उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो जगह का नाम याद रखोगे चिरांद। और अगर बिहार में कोई एग्जाम दे रहे हो तो ये क्वेश्चन तो बार बार पूछता ही है कि चिरांद किस लिए प्रसिद्ध है या चिरांद कहाँ पे है, इस चीज को दिमाग में रखोगे। इसके बाद आसाम में भी दो जगह है। यहाँ पे देखो आसाम में, ASM आसाम, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आसाम में भी दो जगह है बाबू, याद रखोगे। एक है, ठीक है ना, सूतानाडु, सूतानाडु एक जगह है आसाम में, एक जगह है, उस जगह का नाम है सूतानाडु, सॉरी सारातारू, नो सूतानाडु, तो नाम याद रखोगे सारातारू, एक जगह का नाम है सारातारू। यहां से भी जो है कृषि के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए। तो कभी तुमसे पूछ देता है कि आसाम में कृषि के साक्ष्य जो है कहां से प्राप्त हुए, एक सारातारू और एक जगह है दाओजल। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। आसाम में दो जगह है जहां से हमें कृषि के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से? सारातारू और दाओजल। इसके बाद से मैंने क्या बोला कि यहाँ पे अस्थाई निवासी के भी प्रूफ हमको मिला है। तो अस्थाई निवासी का प्रमाण हमें कहां से मिला है? अब देखो, जो लोग जहां सिंचाई करेंगे वहां पे तो अस्थाई निवासी के तौर पे रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन कर्नाटक में एक जगह है, ठीक है ना, कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है सगन कल्लू। यहाँ पे कर्नाटक में, के से लिख रहे हैं कर्नाटक, समझ जाओ, के कर्नाटक। कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है, बोर्ड पे दिखना चाहिए, मैं ऊपर में लिख दे रहा हूं, सगन कल्लू। कल्लू महाराष्ट्र से याद रखोगे, सगन कल्लू। इस जगह से हमें राख का ढेर मिला है, राख का ढेर, राख का ढेर मतलब मान लो कोई बहुत बड़ा झोपड़ी हो, उसको जला दिया गया हो, तो इस तरह से जो है हमको यहाँ पे मिला है सगन कल्लू से हमें जो है राख का जो है ढेर प्राप्त हुआ है। और ऐसे ही एक तमिलनाडु में जगह है उतनूर, उतनूर से भी हमें राख का ढेर प्राप्त हुआ है। तो नवपाषाण काल में इन चीजों को तुमको जो है क्या करना होगा, याद रखना होगा कि हमें इस पाषाण काल में कृषि का प्रारंभ हो गया था, कृषि का प्रारंभ हो गया था, अस्थायी निवासी हो गए थे, सिंचाई का शुरुआत हो गया था और लोग हड्डी के औजारों का इस्तेमाल करने लगे थे। और जौ की खेती मानव के लिए सबसे पहले खेती जो किया गया था जौ की खेती थी, याद रखोगे, जौ और गेहूं, जौ एवं गेहूं का जो है। और सबसे पहला पशु कुत्ता को पाला था, सबसे पहला खेती जौ एंड केसु। नवीनतम खोज के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव, जो 9000 ईस्वी पूर्व पहले चावल का वहां से हमको साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद से मेहरगढ़, जहां में जौ और गेहूं का प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद उत्तर प्रदेश में एक जगह कोल्डिहवा, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट जगह। इस कोल्डिहवा से जो है, इस कोल्डिहवा से हमें जो है चावल के साक्ष्य मिले हैं, सिलबट्टा भी मिला है, जो होता है ना वो मसाला पीसने वाला, हमें यहाँ से सिलबट्टा भी मिला है और मृत भांड भी मिला है। नवपाषाण काल में एक चीज और है कि लोग जो है मृत भांड बनाने लगे थे। मृत भांड मतलब मिट्टी का घड़ा, मिट्टी घड़े का जो विकास है वो नवपाषाण काल से शुरू होता है, जो तुमको जाते जाते सिंधु घाटी सभ्यता तक जो है देखने को मिलेगा है। तो मृत भांड का भी निर्माण होने लगा था, जो हमें कोल्डिहवा से मिला है। सिलबट्टा चावल के साथ मृत भांड माने मिट्टी का घड़ा, मृत भांड मतलब मिट्टी का घड़ा जो है हमको वहां से जो है प्राप्त हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है अपने दिमाग में बैठा के जो है रखोगे, इन जगहों को मैप के तरीके से अगर याद करोगे तो आसानी से जो है याद हो जाएगा। तो आशा करते हैं तुम्हें जीएस क्लब का जो मैं नया क्लास शुरू किया हूं वो पसंद आ रहा होगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, पाषाण काल में बस इतना ही पढ़ना है। ध्यान से वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे, तुमको चीजें जो है समझ में आ जाएगी। तो अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो कि उन्हें भी जो है एक चीजें जो है प्राप्त होता रहे।
और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ टेलीग्राम का भी लिंक, जहां से तुम ये पूरे नोट्स को जो है डाउनलोड कर सकते हो, और साथ में ही नोट्स में का भी मैं डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा, जहां से तुम इसके नोट्स को जो है डाउनलोड कर सकते हो। पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर बहुत कर देना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।